हेलो एवरीवन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आदित्य, एम आई ऑडिबल? यस सर। क्या तुमने सेट्स पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा है। ठीक है, चलो फिर सेट्स पढ़ा है तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन सेट्स ओनली। तो जब तक हमारा सेट्स क्लियर नहीं होता तब तक तो नहीं पढ़ पाते हम, बट क्योंकि हम क्लास में पूरा सेट्स कवर कर चुके हैं। चेतना, तेरी कोई प्रॉब्लम है? पूछना चाहती हो अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम? क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम तेरे को पूछनी हो, कोई चीज, तो तू पूछ सकती है मुझसे भी, तब हम स्टार्ट करेंगे आगे का। यस अगर तेरे को कुछ पूछना है तो तू पूछ ले। नो सर, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस और दिस इज बेस्ड ऑन सेट्स ओनली। तो पहले हम पढ़ेंगे रिलेशंस, दो पोर्शन में है ये चैप्टर, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस। बट बिफोर गोइंग फॉर रिलेशंस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो पहली हेडिंग जो होगी हमारी आज की वो होगी ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अभी हम सबसे पहले तो समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, राइट। और दो सेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो हम सीखेंगे अभी। तो सपोज हमारे पास कोई सेट है ए, जिसका कोई एलिमेंट है, मतलब कैपिटल ए सेट का नाम है, ठीक है। और ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मतलब, और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसे लिख लो, कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी वेयर हम कोई एलिमेंट बोल रहे हैं स्मॉल ए जो ए को बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो बी को बिलोंग करता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, हम उनको सबको ए बोल दे रहे हैं अभी, A1 A2 A3 इस तरीके से हो सकते हैं। एंड सेट बी के एलिमेंट्स को बी बोल दे रहे हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी कि B1 B2 B3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हेन वी विल डिफाइन ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है हम दो सेट्स का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ए और बी मैंने वही सेट लिए हैं जिनका मैं प्रोडक्ट अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मतलब है इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना। नाउ व्हेन वी से मल्टीप्लाइंग ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है, वी डोंट मीन कि आप सीधा सीधा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम इसके एलिमेंट्स के पेयर बनाएंगे। तो लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे, आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। इज अ सेट कंटेनिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स, इज अ सेट कंटेनिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स a, b। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा एक ए और बी का, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे a, b की तरह के, राइट। सच दैट जो a है, स्मॉल a है, वो होगा हमारा कोई a का एलिमेंट, एंड स्मॉल b जो है वो होगा b का एलिमेंट, राइट। इट इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b। रीड भी आप इसको इसी तरीके से करेंगे, a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b का मतलब ये होगा अगर मैं इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाऊं कि a क्रॉस b का आंसर होगा a, b। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बाय द वे, ऑर्डर्ड पेयर से मतलब ये है कि एक पेयर बन रहा होगा दो एलिमेंट्स का, एक एलिमेंट आ रहा होगा a से, एक एलिमेंट आ रहा होगा b से,
और यही चीज हम लिख के भी बता रहे हैं आपको कि वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो सेट है, तो मैं एक सेट को ले रहा हूं ए, जिसको मैं लिख रहा हूं A1 A2 A3, एंड एक सेट है बी जिसको मैं लिख रहा हूं B1 B2 B3। ठीक है, अब मैं A क्रॉस B लिखना चाहता हूं, तो A क्रॉस B का आंसर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर से मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स लिखे होंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स लिखे होंगे उसमें पहला एलिमेंट आएगा हमेशा सेट ए से, दूसरा एलिमेंट आएगा हमेशा सेट बी से। जितने पॉसिबल पेयर्स बना सकते हो उतने पॉसिबल पेयर बना दो। यानी कि पहले A1 के सबके साथ पेयर बना लो, A1 का B1 के साथ, A1 का B2 के साथ, A1 का B3 के साथ। सिमिलरली फिर A2 का पेयर बना लो सबके साथ, एंड सिमिलरली A3 का पेयर बना दो सबके साथ। ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। ऐसे नहीं कि हमने एलिमेंट्स को डायरेक्टली उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें बेसिकली पूरा टोटल हाँ जी, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पूरे टोटल जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते थे वो सारे के सारे बना दिए। ए क्रॉस बी का आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखता, तो बी क्रॉस ए का मतलब होता पहला एलिमेंट अब आएगा बी से, दूसरा एलिमेंट आएगा ए से, यानी कि बी क्रॉस ए इसी केस में बस एलिमेंट्स को उल्टा कर दो। B1 A1 ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, B1 A2 B1 A3, सिमिलरली B2 A1 B2 A2 B3 सॉरी B2 A3 B3 A1 B3 A2 and last is B3 A3। बस ये ध्यान रखना है कि किस सेट का एलिमेंट पहले आएगा किसका बाद में, और वो हमें नोटेशन से पता चलेगा कि वेदर वी वांट टू फाइंड आउट A क्रॉस B और B क्रॉस A। जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हो उतने पॉसिबल पेयर बना दो। और ये चीज भी लिख लेना, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A until A and B आर इक्वल। अगर A और B दोनों बराबर ही हैं, सेट एक ही सेट दे रखे हैं, तो फिर तो ये इक्वल होंगे। पहली बात, क्या आपको ये बात समझ आई कैसे हमें ऑर्डर पेयर निकालना है और कैसे हमें A क्रॉस B निकालना है? Yes, sir. चेतना, यस ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ आई तो चलो आप मेरे को इसमें दोनों चीजें निकाल के बताओ। एक सेट में आपको दे रहा हूँ A, वो है 1,2, और एक सेट में दे रहा हूँ B, ये है हमारा A, B, C। तो फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, और आंसर पहले वाला देगा भाई मेरे को आदित्य, सेकंड वाला देगी चेतना।
आदित्य बताना शुरू कर जरा, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे? Yes, sir. Sir, 1A, 1B, 1C, and 2A, 2B, and 2C. करेक्ट बात है। चेतना, बी क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2। करेक्ट। एक में लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप दोनों समझ सकते हैं, बस लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा, बात तो आपको समझ आई गई है। लिखने का तरीका होगा ये, और ये एक एक एलिमेंट इसका एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। जैसे यहाँ पे तो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सिंगल सिंगल, यहाँ पे एलिमेंट्स होता है पेयर में हमेशा। तो 1, A इज अ सिंगल एलिमेंट, राइट? इसीलिए A, 1 जब एलिमेंट बनेगा तो वो बदल जाएगा। वैसे बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। दूसरी, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूँ। देखो, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का आंसर जो है ऑर्डर्ड पेयर में दे रहे हैं, तो ए क्रॉस बी को हम अपने कार्टेशियन सिस्टम पे भी डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बाय द वे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसका नाम रखा गया है वो इस बात पे बेस्ड है कि कार्टेशियन सिस्टम पे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बोले तो एक्स वाई प्लेन, सेट ए को एक्स एक्सिस मान लो, सेट बी को वाई एक्सिस मान लो, इन सारे पॉइंट्स को आप एक्स वाई प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता 3 4 5 बी में, तो पहला पॉइंट बन जाता 1, 3, ये एक पॉइंट ही है। 1, 4 1, 5, वैसे और 3 पॉइंट्स बन जाते 2, 3 2, 4 2, 5। जहां जहां इनकी पोजीशन आती वहां वहां हम पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. चेतना, दोबारा सुन ले मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान ले मेरे पास बी के अंदर भी कोई एलिमेंट होता, तो मैं इन्हीं चीजों को ना अपने एक्स वाई प्लेन पे, जो कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था, कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ करता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, 9th क्लास में, उस पे मैं इन पॉइंट्स को डिनोट कर सकता हूँ। तो सपोज मैं ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी की जगह 5 कर देता, यानी कि 1 2 3 4 5, ये ऐसे होते 5 एलिमेंट्स। तो मेरा पहला पॉइंट बनता 1, 3 1, 4 1, 5। फिर और नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स बनते 2, 3 2, 4 2, 5, और मैं इसको ऐसे बना के डिनोट कर देता 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पहला एलिमेंट बनता 1, 3, ये आ जाता, 1, 4 ये आ जाता, 1, 5 ये आ जाता, 2, 3 2, 4 2, 5, ये 6 पॉइंट्स मेरे आंसर आ जाते, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना चाहता तो। ऐसे भी मतलब मैं इसको दिखा सकता हूं, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात समझ आई चेतन? यस सर। ओके, ठीक है। दूसरी बात, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। लिख लो वैसे इस बात को आप, यहाँ तक लिख लिया दोनों लोग? सारा कंप्लीटेड है? Yes, sir. चेतना, यस सर। ठीक है। तो इसके बाद लिख लो एक लाइन जरा, सिंस ए क्रॉस बी, since A cross B has elements as ordered pairs, since A cross B has elements as ordered pairs, since A cross B has elements as ordered pairs, therefore it can be geometrically located, therefore it can be geometrically located on xy plane. It can be geometrically located on xy plane. Therefore it can be geometrically located on xy plane. ठीक है, by considering इसके बाद थोड़ा सा और लिख लो, by considering set A on x axis, by considering set A on x axis, by considering set A on x axis,
and set B on y axis, and set B on y axis. By considering set A on x axis and set B on y axis. ठीक है जी. अच्छा, एक और बात, मान लो आपसे 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवाते हैं, राइट? तो अगर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवाते हैं तो वो भी सेम ही चीज बनेगा, बस उसमें 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे. मतलब ये मैं लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे निकलवाएंगे तो नहीं, बट अगर A क्रॉस B क्रॉस C में लिखना चाहता हूं तो इसका मतलब होगा इसमें आंसर आएगा ट्रिपलेट, जहां पे पहला एलिमेंट आ रहा होगा A से, दूसरा आ रहा होगा B से, तीसरा आ रहा होगा C से. यही काम करना है जो ऊपर करके आए हैं, बस इसमें 3-3 के पेयर ट्रिपलेट्स बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं. ये थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, थोड़ा शुरुआत में चलो, ये लिख लो और फिर यहाँ पे आ जाओ. ये जो हमने A क्रॉस B पहली बार पहला एग्जांपल जो करा, पहले एग्जांपल में सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं. A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, गिन लो जरा. सर 6. फिर से देख. 9. अच्छा एक सेकंड. हाँ 9 ना. और B क्रॉस A में भी देखो 9 ही आई. ये 9 इन दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही तो है. 3 क्रॉस 3 इंटू 3 9 ही तो आ रहा था. यही चीज दूसरे क्वेश्चन में भी नोटिस करो जरा. A के अंदर थे 2 एलिमेंट्स, B के अंदर थे 3 एलिमेंट्स, 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, और A क्रॉस B में भी 6 ही एलिमेंट्स बने हैं. यस सर. और अब इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक भी समझ लेते हैं. बनने भी इतने ही चाहिए थे. A के पास 1 है, 1 के लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल है. 1 को A के साथ भी लेके जा सकते हैं, 1 को B के साथ भी, 1 को C के साथ भी. सिमिलरली 2 के पास भी 3 चॉइसेस अवेलेबल है, राइट? तो पहले 1 के लिए 3 चॉइसेस 3, प्लस दूसरे के लिए भी 3 चॉइसेस 6, तीसरा होता तो उसके लिए भी 3 चॉइसेस आती. यानी कि 3 को उतनी बार ऐड करना पड़ेगा जितने A के पास एलिमेंट्स थे. तो बेसिकली मैं इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आ जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये मुझसे कोई पूछता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ये इंपॉर्टेंट बात है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. हाँ जी, कैन आई रब दिस? थोड़ा आगे बढ़े. यस. यस. ठीक है, चलिए जी लिख लीजिए जरा, हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. आपको एक दो चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी. प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. पहली चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो जिस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ी थी सेट्स के अंदर, वैसे यहाँ पे भी चलेगा कि मान लो आप A क्रॉस B यूनियन C निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं आदित्य कि अगर 2 क्रॉस 4 - 2 हम निकाल रहे होते
तो इसको हम ऐसे तो लिखते थे 2 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। 2 के साथ 2 को अंदर ले जाकर दोनों के साथ Yes. मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। Yes, sir. सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही काम करूंगा कि इट विल बी A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और यही चीज वैलिड होती है इंटरसेक्शन के लिए भी, A क्रॉस B इंटरसेक्शन विथ A क्रॉस C। और ऐसे ही अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट पे भी करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। B माइनस C डिफरेंस ऑफ सेट से, तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ये थी पहली लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, एसोसिएटिव लॉ, ये होल्ड नहीं करती है। Associative law does not hold for Cartesian product। क्या कहना चाहते हैं? अभी आप समझ जाओगे, मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात भी समझाऊंगा कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए A क्रॉस B का आपने पहले प्रोडक्ट निकाला और फिर C के साथ प्रोडक्ट लिया, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी कि A क्रॉस पहले B क्रॉस C निकाला तब A के साथ क्रॉस लिया। ऐसे समझो इस बात को। अगर आपने A क्रॉस B और C को, मान लो मेरे पास इनके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, मतलब A के पास कोई 1 है एलिमेंट, B के पास कोई 2 है, C के पास कोई 3 है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ A 1 है, B 2 है, C 3 है। अब मैं A क्रॉस B क्रॉस C, ये पहली वाली चीज लिखना चाहता हूँ। A क्रॉस B करूंगा तो 1,2 बनेगा, 1,2 को क्रॉस करूंगा C के साथ तो 3 बनेगा, और तब ये पूरा ब्रैकेट लगेगा। जबकि मैं यहाँ पे काम करूंगा तो देखो 1, 2, 3 बनेगा, और तब ये पूरा ब्रैकेट लगेगा। आप देख सकते हैं अलग अलग है। क्या आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि B क्रॉस C का जो एलिमेंट होगा वो कुछ अलग बन सकता है, A क्रॉस B का जो एलिमेंट होगा वो कुछ अलग बन सकता है, तब हम C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। एग्जांपल में आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करती ही नहीं है, बट साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं होल्ड करती है, वो हम लिख चुके हैं वैसे ऑलरेडी, कम्यूटेटिव की जरूरत नहीं है। मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, उल्टा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, अब एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। मान लो A और B के पास, इफ A एंड B, ठीक है, दो हमारे पास सेट्स हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। मान लिया मैंने K एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। A और B दोनों के पास कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। मैं इसको एग्जांपल लेके भी कराऊंगा अभी, वहां से भी देख लेंगे फिर ये चीज। ओके, और अब आपसे पूछा जाता है, पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि बताओ भाई कितने एलिमेंट्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A और B के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है K, A इंटरसेक्शन B के अंदर K एलिमेंट्स आ रहे हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो कॉमन है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में। A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे? वो होंगे K स्क्वायर। कोई भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं जिसमें हमारे सामने ऐसा आ रहा होगा कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। एक एग्जांपल लिखो, चलो सेट A को मैं दे रहा हूं आपको 1, 2, 3, और सेट B को मैं दे रहा हूं मैं आपको 1, 2, 4। दोनों के अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं कहता हूं A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो 4 होने चाहिए। चेक करके देख लेते हैं एक बार, बनाओ जरा A क्रॉस B एंड B क्रॉस A।
बनाओ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बनाओ, दोनों चीजें लिखो, नो एलिमेंट्स आने चाहिए दोनों के अंदर, तो तुम देखोगे 4 एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में। पहले बना के देखो उसके लिए भाई। 1 का 1 के साथ बनेगा ए क्रॉस बी में भी और बी क्रॉस ए में भी, 1 का 2 के साथ बनेगा ए क्रॉस बी में भी और 1 का 2 के साथ बनेगा बी क्रॉस ए में भी। सिमिलरली 2 का 1 के साथ बनेगा ए क्रॉस बी में भी और 2 का 2 के साथ बनेगा दोनों में। ये 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे, बट फिर भी आप इस चीज को थोड़ा बना के देखोगे तो आपको ये बात सही से समझ आएगी। So A cross B should be 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 4. ठीक है, और ये बनेगा A क्रॉस B में तीसरा एलिमेंट आएगा 3 1 3 2 3 4। यही बना आदि एंड चेतना। Yes, sir. आदित्य बना? Yes, sir. ठीक है, बी क्रॉस ए बनाओ। बी क्रॉस ए में भी देखो क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3। बताओ जरा दोनों के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, चेक करके। जैसे बना लो, चेक करो, मुझे बताओ। Sir, 4 जो हमने लिखा था फॉर्मूला यानी कि ट्रू है। Yes, sir. True random. ओके, ठीक है जी। तो एक बात हुई ये कि देखिए ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट ये कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर इन दोनों में इतने एलिमेंट्स कॉमन है तो इसमें कितने होंगे। ओके, चलो फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिखना तो सीख गए, ये तो इजी चीज थी, और इसमें हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आ जाओ देखते हैं। कैन आई रब दिस? Yes, sir. एंड में ये लिख देना, देखो इसके ना जो भी आपने लिखा है उसमें ये लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस ए 4 आ रहा होगा, तो ये लिख देना। आदित्य क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं इसी में। अब इसका बेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो कुछ इस तरीके का बन सकता है, या तो आपसे वो ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी यही सब निकलवा रहा होगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन तो चलो यही करो कि मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू बताओ। मैं आपको दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ 1,2, बी दे रहा हूँ 3,4 एंड सी दे रहा हूँ 5,6। Now you have to tell me two things. First is number of elements. इसका तो आंसर जो भी दे सकता हो वो बताए मुझे हैंड रेज करते हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कितने होंगे भाई?
हमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने आते हैं। अगर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता तो कैसे निकालते चेतना? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, बी में दिए गए हैं, ए क्रॉस बी में बता मेरे को। सर 8 होंगे क्या? बिल्कुल करेक्ट है। यस सर, क्योंकि वो ऐसे कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन ए एंड इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इन बी इनटू नंबर ऑफ बिल्कुल टर्म्स। बिल्कुल। चेतना, ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये था इस क्वेश्चन से कि अगर आपको 10 सेट दिए जाते हैं सपोज, एंड 10 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हुए हैं, एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 10 सेट्स, तो उस केस में आप सबका इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, which is 2 into 2 into 2 in this case, that is 8. Now second is you have to find a cross b cross c. a cross b cross c का आंसर कैसा आएगा? ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा क्या? या ट्रिपलेट हो जाएगा इस बार आंसर? सर ट्रिपलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट हो जाएगा इस बार, राइट? क्योंकि इस Yeah. बार ए से भी एलिमेंट आएगा, बी से भी एलिमेंट आएगा और सी से भी एलिमेंट आएगा, और आपको ये भी पता है कितने टोटल एलिमेंट्स बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। जरा बनाओ a cross b cross c। मैं एक हिंट दे देता हूँ, ऐसे अगर आप बिना ऑर्गेनाइज्ड वे में चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट थोड़ा सोच समझ के चलोगे तो ऐसे चल सकते हो। पहले पहले दो एलिमेंट्स को फिक्स कर दो, 1 3 करा, 1 3 के साथ 5 लिया, 1 3 के साथ 6 लिया। अब 3 को चेंज करा, 4 लिया, यहाँ पे 1 4 5 लिया, 1 4 6 लिया, यानी कि 1 के जितने पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते थे सारे बना लिए। पहले 2 को फिक्स करा, तीसरे को जितना चेंज कर सकते थे कर लिया, फिर दोबारा दूसरे को चेंज करा, जितना दोबारा दूसरे को चेंज कर सकते हैं वो भी कर लिया, तीसरे के सारे केसेस ले लिए इसके लिए भी। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती, फर्स्ट वाले को ही चेंज करना पड़ेगा। तो अब लेंगे हम 2 3 5, देन 2 3 6, देन 2 4 5, देन 2 4 6। करेक्ट है? यस बस। समझ आई ये बात चेतना? बन गया ये? ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हुआ ये हमारा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 2, एक सेकंड -1, x, then
लिख लिया क्या तुमने यहाँ तक क्वेश्चन? यस सर, लेकिन यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन एक्चुअली चेंज कराना था। चलो ठीक है, पहले यही वाला कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कुछ चीजें दी हुई है आपको, आपको बताया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 बताए गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 2, एंड ये 3 एलिमेंट्स बता रखे हैं आपको ए क्रॉस बी के। आपको बताना है ए क्रॉस बी क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन, दिमाग लगाओ जरा इस पर, सोचो, बताओ मुझे क्या बनेगा। पहले ये करो नीचे वाला, फिर ऊपर वाला करेंगे। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स, एंड यू आर गिवन 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट्स बनेंगे, ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट्स बनेंगे, उस एलिमेंट के अंदर पहला जो वैल्यू आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा? सर ए से हो गया और सर, दूसरा वैल्यू जो आ रहा होगा वो बी से। बी से आएगा। तो बता दे आदित्य, सेट ए क्या बना? सर सेट ए -1 1 एंड 0। चेतना क्या है, करेक्ट है? Yes, sir. और सेट बी क्या बना चेतना? Sir, 3 and 4. बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हम बोलेंगे इससे a comma b belongs to a cross b where a belongs to set a and b belongs to set b। ऐसे लिख सकते हैं as we know a क्रॉस बी, a comma b बिलोंग करेगा a क्रॉस b से, जहाँ पे पहला एलिमेंट a के अंदर से आ रहा होगा, दूसरा एलिमेंट b के अंदर से आ रहा होगा। तो इसका मतलब a जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 1 एंड 0, एंड b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,4। देखो यहाँ पे x देकर फालतू को कंफ्यूज करा था बस, x की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, 3 या 4। अब जरा दूसरा बताओ सोच के। सेट्स a एंड b बोल दो या x और y निकाल दो, बस इसका मतलब यही है, दोनों एक ही बात है।
जैसी आंसर आ जाए आप मेरे को चैट पे भेज सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी, मतलब सेट ए भी पूरा भेज सकते हैं, सेट बी भी पूरा भेज सकते हैं। सर सही है जो मैंने भेजा आपको। एक सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट है आदित्य, गुड। ओके सर। चेतना हुआ? सर कर रहे हैं 1 मिनट। चल ऐसे सोच, देखिए 4,5 ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि 4 ए को बिलोंग करना चाहिए और 5 बी को बिलोंग करना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब 4 क्या अभी ए में दिया हुआ है? नो सर। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 रही होगी यस सर। और y की मतलब एक वैल्यू 5 रही होगी कोई सी ना कोई सी b की। यस सर। ठीक है, जैसे ही मुझे 4 बिलोंग्स टू a पता चला, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका मतलब x की वैल्यू 4 होगी? और x की वैल्यू 4 हुई तो देख यहाँ पे x तो लिखा ही हुआ है एक ऑलरेडी, बस दूसरी वैल्यू बचती है इसके पास y वाली। यस सर। बस हो गया, यही सोचना था मैंने। तो इसका मतलब जो सेट ए होगा वो हो जाएगा हमारे पास पूरा ये सेट, वन 4 7, एंड सेट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4,5। तो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको ये सब चीजें देखनी पड़ जाए। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको उसी के लिए कराए, इससे आसान ही आएगा। सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि हमने एक जगह घुमा दिया तुम्हें कि हमने दोनों जगह एक्स ले लिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा देर में समझ में आएगी वो बात कि अरे ये तो एक्स ही है दोनों जगह। नहीं तो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि 5 की वैल्यू x के बराबर भी हो सकती है, 5 की वैल्यू y के बराबर भी हो सकती है, बट क्योंकि हम x पहले से ही निकाल चुके हैं तो y ही 5 होगा, x तो 4 ही होगा। क्यों भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख चुके हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पहले सीखना पड़ता है, तब हम रिलेशन की बात करते हैं। अब रिलेशंस को बस आज हम समझेंगे, फिर कल आप इसके बारे में, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसके बारे में थोड़ा रीड करके आएंगे। जो अभी मैं करने वाला हूं हम इसको बोलते हैं मैपिंग या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो अभी के लिए आप मैपिंग देख लो एक बार, मैपिंग क्या चीज होती है। रिलेशंस को हटा दो, रिलेशंस में डालो हेडिंग, मैपिंग डाल लो बस।
तो मैपिंग का मतलब ये होता है अगर हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करें, विथ सम रूल, कोई ना कोई रूल होगा। वो रूल आपको हर बार डिफाइन करा जाएगा, बस मैं तो आपको एक जनरल सी मैपिंग दिखाना चाहता हूँ। तो मान लो 1 2 3 मेरे पास कोई ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 मेरे पास कोई बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो मैपिंग का मतलब होता है एरो डायग्राम। दिस इज ऑल्सो नोन एज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का ये मतलब होता है कि मैं एरो चलाने वाला हूं यहां से पहले सेट से दूसरे सेट पे कुछ, और वो एरो कहीं भी जाके लग सकते हैं। अगर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाऊं ए क्रॉस बी का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, देखो कि मैं सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दूं यूजिंग एन एरो। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है जो मैंने अभी लिखा है। तो जब हम एरो डायग्राम से कोई भी चीज दिखाते हैं तो उसको हम मैपिंग बोल देते हैं। राइट नाउ आई एम मैपिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये वेन डायग्राम बोले जाते थे अगर आपको याद हो तो। वेन डायग्राम में हमने एरोज चलाए हैं, एरो डायग्राम भी बोल देते हैं इसको हम। जब हम दो सेट को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उसको हम मैपिंग या एरो डायग्राम बोल देते हैं। एंड राइट नाउ जो मैंने अपनी फिगर बनाई हुई है वो शो कर रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए को भी सबके साथ कनेक्ट करा, मतलब 1 को भी सबके साथ कनेक्ट करा, 2 को भी सबके साथ कनेक्ट करा, 3 को भी सबके साथ कनेक्ट करा। ठीक बात है जी। Yes, ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। कूल आदित्य, आगे बढ़े। यस सर। मतलब जो हमने पहले ऐसे लिखा था उसी चीज को हम ऐसे भी शो करके दिखा सकते हैं यूजिंग अ डायग्राम। ओके, अगर आप ये बना चुके हैं तो अब मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, अभी बस बात सुनो मेरी, लिखना कुछ नहीं है आज के लिए। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन कहता है आई वांट टू रिलेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। किसी ना किसी रूल के थ्रू सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक रूल दिखाता हूं। मान लो ये सारी वैल्यूज के ए के एलिमेंट्स को x बोला जा रहा है और b के एलिमेंट्स को y बोला जा रहा है, और मैं इस रूल से कनेक्ट करना चाहता हूं दैट y इज इक्वल्स टू 2x। अगर y इज इक्वल्स टू 2x के हिसाब से मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 1 होगी, भैया x के पास क्या क्या ऑप्शंस है 1 2 3, y के पास क्या क्या ऑप्शंस है 4 5 6। लिखना कुछ नहीं है, ये सब मैं लिख पाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी बस आप समझ के जाओ, रीड करके आओगे फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम बहुत स्मूथली इसमें चले जाएंगे आराम से। तो मैंने बोला कि भैया मैं एक रूल के थ्रू ए के एलिमेंट को बी से कनेक्ट करना चाहता हूं। ए के एलिमेंट से मान लो x, बी के एलिमेंट से मान लो y, तो y इज इक्वल्स टू 2x होना चाहिए। मींस कि हम अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्या y की वैल्यू 2 हो सकती है इस केस में जो भी हमारे सामने अवेलेबल है? यस सर, अगर x की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 2 तो हो जाएगी, बट y की वैल्यूज अवेलेबल क्या क्या है तेरे पास? 4 5 6 ही तो है। अच्छा हाँ। है ना? तो इस केस में 1 को किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते आप। क्या 2 को किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? सर 4। 4, देखो 2 रखेंगे तो 4 आएगा आंसर, और 4 दिया भी हुआ है y की वैल्यूज सर में, और अवेलेबल वैल्यूज 6 भी हो जाएगा। बिल्कुल 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ये बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हो सकता है कोई एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है कोई एक भी एलिमेंट ना कनेक्ट होता। देखो
देखो जरा, अगर मैं x इक्वल टू 2y लिख देता तो आप y की वैल्यू 4 रखोगे, y की वैल्यू जिसमें से रखी जा सकती है, x की वैल्यू जिसमें से रखी जा सकती है। y को 4 रखोगे, x 8 आएगा, नहीं है। y की वैल्यू 5 रखेंगे, x 10 आएगा, नहीं है। y की वैल्यू 6 रखेंगे, x 12 आएगा, नहीं है। अभी अगर इस रिलेशन का मैं आंसर लिखता x इक्वल टू 2y वाले का, तो ये हो जाता है इस रिलेशन का आंसर, बस सिंपल। कोई भी एलिमेंट किससे कनेक्टेड नहीं है। तो हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट करना चाहते हैं यूजिंग सम रूल। हो सकता है एक भी एलिमेंट रिलेट ना हो सकता है एक पेयर हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 के 9 हो जाए। मैक्सिमम टाइम्स जो मैं ए और बी को रिलेट कर सकता हूं, मैक्सिमम पेयर्स जो मैं बना सकता हूं, वो 9 ही बन सकते हैं अगर आप ध्यान दो तो। यस सर, के 3 टर्म्स ईच है, 3 दी हुई है दोनों में, तो अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा तो 3 3 जा 9 ही बन सकते हैं। यानी कि रिलेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ सकते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ सकते हैं। अदरवाइज रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमेशा कम ही आएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं Yes. आदित्य? यस सर। ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, मैं रिलेशन की डेफिनेशन पे ही छोड़ना चाहूंगा बस इस बात को, इसके आगे आप पढ़ के आएंगे, रीड करके आएंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of Cartesian product of A and B. Relation from a set A to set B, रिलेशन अगर मैं सेट ए से सेट बी पे लिखना चाहता हूं तो वो कोई भी एक सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस है ना? सर। देखो कोई मतलब 9 के 9 भी हो सकते हैं और हो सकता है एक ही हो सकता है एक भी ना हो, राइट? यस सर। बस यहीं पे आज हम इस डिस्कशन को छोड़ना चाहेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आप थोड़ा रीड करके आएंगे रिलेशंस के। ओके, ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।